नमस्ते। राइज इंग्लिश के प्लेटफॉर्म पर आपका अभिनंदन। आज ग्रेड 1 के अंतर्गत अपन चर्चा करेंगे एक बहुत ही शानदार नाटक की, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा रचा गया है। जी हाँ, एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट, जैसा कि आप जानते हैं, विश्व साहित्य के अंतर्गत अन्यतम स्थान रखता है। शेक्सपियर के द्वारा रचित समस्त ड्रामाज में एज यू लाइक इट का एक विशिष्ट स्थान है। इसको एक पेस्टोरल कॉमेडी कहा जाता है, एक ऐसी कॉमेडी जो ग्राम्य जीवन से संबंधित है, ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत लिखी गई है। शेक्सपियर के बारे में रस्किन बॉन्ड ने कभी कहा कि शेक्सपियर हैज हीरोइंस ओनली, नॉट हीरोज। उस हीरोइंस ओनली वाली उस कोटेशन को, उस स्टेटमेंट को ये कृति 100% सार्थक करती है। शेक्सपियर की सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ हीरोइंस में रोजालिंड और सीलिया सर्वोच्च शिखर पर बैठी हुई हैं। एज यू लाइक इट मैकबेथ की तरह ही 5 एक्ट्स के अंतर्गत विभाजित है। जिस प्रकार से ट्रेजेडीज में मैकबेथ का अन्यतम स्थान है, उसी प्रकार से कॉमेडीज में एज यू लाइक इट का अन्यतम स्थान है। 1599 के अंतर्गत ये लगभग लिखी गई और 1623 की फर्स्ट फोलियो में इसे प्रकाशित किया गया। एज यू लाइक इट संसार की उन सर्वकालिक श्रेष्ठ कृतियों में से एक है जिसके स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट, लाइन टू लाइन पढ़ी जाती हैं और उनमें से कई पंक्तियां तो हमेशा कोट की जाती हैं। इसका जैक्स के द्वारा जारी किया गया ऑल द वर्ल्ड स्टेज एक विश्व साहित्य में चारों तरफ पढ़ी जाने वाली पोएम्स में छोटे से सिलेबस से लेकर के बड़ी क्लासेस के करिकुलम तक उसको पढ़ा जाता है। एज यू लाइक इट को समझने के लिए हमें इसके कैरेक्टर्स के साथ साथ इसकी इंपॉर्टेंट कोटेशंस को देखना होगा। तो आज की क्लास के अंतर्गत चैंपियंस अपन चर्चा करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस की। वो कोटेशंस आपको इस टेक्स्ट को समझने में मदद करेंगी और साथ ही साथ इसके कुछ जो प्लॉट है उसकी भूमिका आपके दिमाग में स्थापित कर देंगी। उससे आप जो ग्रेड 1 के अंतर्गत 4-5 प्रश्न आपके आते हैं उनको आप सॉल्व कर पाएंगे और फर्दर एग्जामिनेशंस में आपकी इसके संबंध में बड़ी अच्छी मदद होगी। एज यू लाइक इट के जो प्रमुख कैरेक्टर्स हैं उनमें अपन देखें तो ड्यूक सीनियर है, उनकी बेटी रोजालिंड है जो कि कोर्ट में ही है, और ड्यूक सीनियर जो है निर्वासित हैं, वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रहते हैं। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं शेक्सपियर इस ड्रामा के अंतर्गत। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन स्वतंत्रता का, आध्यात्मिक आनंद का, निर्वासिता का और एक तरह से जीवन की हसल एंड बसल से मुक्ति का प्रतीक है। वहां पर आप देखेंगे कि जो कोर्ट में है वो ड्यूक फ्रेडरिक है, जो वहां के शासक हैं। उनकी बेटी का नाम सीलिया है। यहां पर एक रोलैंड डी बॉयस का परिवार है, उनके 3 बेटे हैं दरअसल। तो जो इस ड्रामा का हीरो है उसका नाम ओरलैंडो है और ओरलैंडो का एक भाई है ओलिवर। ओलिवर भी स्वार्थी है, वो भी जो है पैसा लेना चाहता है, पैसा हड़प लेना चाहता है और उसने ओरलैंडो को निकाल दिया है। उसी प्रकार से ड्यूक फ्रेडरिक ने भी राज्य को हड़प करके ड्यूक सीनियर को वहां से निकाल दिया है। अब जो ये कहानी है वो स्टार्ट होती है क्योंकि उनके ड्यूक फ्रेडरिक के व्यवहार से तंग आकर के ये जो रोजालिंड है और उनकी स्वयं की बेटी सीलिया है वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। उधर से ओरलैंडो जो है उसके पास में पैसे नहीं थे, वो भूखा मर रहा था और वो कोर्ट में जो है एक पहलवान चार्ल्स से लड़ता है और वहां पर उस पहलवान को, उस मजबूत शरीर वाले पहलवान को ये ओरलैंडो, कमजोर शरीर वाला ओरलैंडो पराजित कर देता है। लेकिन फिर भी उसे इनाम नहीं मिलती क्योंकि वो रोलैंड डी बॉयस का बेटा है और रोलैंड डी बॉयस ड्यूक फ्रेडरिक का शत्रु है और ड्यूक सीनियर का मित्र है, रोजालिंड के पिता का मित्र है। इसीलिए ओरलैंडो को वहां पर कुछ नहीं मिलता है और फिर वहां पर रोजालिंड अपना जो नेकलेस है, अपनी जो माला है गले की, वो ओरलैंडो को, हीरो को देती है। और ये लव एट ए फर्स्ट साइट का जो दृश्य इसमें उकेरा गया है शेक्सपियर के द्वारा, ये पाठकों को प्रभावित करता है। तो फिर उसके बाद में कहानी जो है आगे बढ़ती है और फिर अपन कोटेशंस के माध्यम से उस कहानी को देखेंगे। तो इसमें कुछ सेलेक्टेड लाइंस का सिलेक्शन अपन देखें एज यू लाइक इट में, और इससे अपने को थोड़ी मदद मिलेगी टेक्स्ट को समझने में, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। जो ऑब्जेक्टिव टाइप, जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे उनको अपन कर पाएंगे चैंपियंस। तो देखिए इसमें, देखिए कौन क्या कह रहा है। बियर,
bear this for me, one out of suits with fortune that could give more, but that her hand lacks means। अब देखिए ये स्टेटमेंट जो है ना, ये कौन जारी कर रहा है? रोजालिंड जारी कर रही है। रोजालिंड का स्टेटमेंट है किसके लिए? ओरलैंडो के लिए। कब का दृश्य है? जब चार्ल्स जो रेसलर है उसको ड्यूक फ्रेडरिक के कोर्ट में हरा दिया जाता है। किसके द्वारा हरा दिया जाता है? ओरलैंडो के द्वारा हरा दिया जाता है। और वहां पर जब उसको कोई इनाम नहीं मिलती है तो फिर रोजालिंड आगे आकर के उसे अपना जो हार है, अपना जो नेकलेस है वो देती है, कहती है कि बियर दिस फॉर मी, इसको मेरे लिए तुम पहन लो। तुम्हें कुछ और अच्छा मिलना चाहिए था लेकिन वो तुम्हें नहीं मिला, लेकिन तुम इसको मेरे लिए पहन लो। और उसके बाद में वो वहां से चली जाती हैं। ओरलैंडो भी बड़ा प्रसन्न होता है अपने भाग्य पर कि उसे कुछ नहीं मिला लेकिन उसे कुछ मिला है, और इस प्रकार से वो प्रमुदित होता हुआ वहां से निकल जाता है। और उधर जब वो जैसे ही घर की तरफ पहुंचता है तो वहां पर एडम जो है इनका पारिवारिक नौकर है। एडम इनका पारिवारिक नौकर है। वो कहता है कि तुम घर पर मत जाना, तुम्हारा भाई जो ओलिवर है वो तुम्हारे खून का प्यासा है, वो तुम्हारे लिए ही घूम रहा है। और एडम उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, अब तुम घर पर प्रस्थान मत करो। तो इस प्रकार से वो वहां से फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की ओर प्रस्थान कर जाता है। लेकिन रोजालिंड और सीलिया जो हैं उन्हें भी ड्यूक फ्रेडरिक के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। वह उन्हें देशद्रोही कहता है और कहता है कि वो एक प्रकार से जालसाजी करती हैं। तो ड्यूक फ्रेडरिक के व्यवहार से तंग आकर के दोनों बहनें रोजालिंड और सीलिया, रोजालिंड किसकी पुत्री है? ड्यूक सीनियर की पुत्री है, और सीलिया ड्यूक फ्रेडरिक की पुत्री है। वो दोनों वहां से फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। अब जब प्रस्थान कर जाते हैं फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की ओर तो वो महिलाएं हैं, और महिलाएं हैं वो सुंदरता का प्रतीक हैं, शेक्सपियर की हीरोइंस हैं, तो वैसे भी वो ज़्यादा सुंदर हैं। तो वो कहती हैं एक स्टेटमेंट जो बड़ा प्रसिद्ध हो गया है विश्व साहित्य में, इसको समझें। अलास, व्हाट डेंजर विल इट बी टू अस, मेड्स एज वी आर, टू ट्रेवल फोर्थ सो फार, ब्यूटी प्रोवोक्ड थीव्स सूनर देन गोल्ड। ये देखिए, ब्यूटी प्रोवोक्ड थीव्स सीनियर सूनर देन गोल्ड। तो रोजालिंड और जो सीलिया है वो आपस में चर्चा कर रही हैं कि हम फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की ओर तो जा रहे हैं लेकिन हम महिलाएं हैं, और हम दोनों साथ साथ हैं लेकिन हम महिलाएं हैं। मेड्स एज वी आर, क्योंकि हम महिलाएं हैं और ज़्यादा हमारे ऊपर आक्रमण की संभावनाएं रहती हैं, हम लोगों के आक्रमण का प्रतीक होती हैं। और क्योंकि जो ब्यूटी है ना, ये सर्वकालिक श्रेष्ठ कोटेशंस में, क्योंकि जो ब्यूटी है ना, जो सुंदरता है ना, वो चोरों को सोने से भी ज्यादा आकर्षित करती है। सुंदरता कौन कहती है? रोजालिंड कह रही है, सीलिया से कह रही है रोजालिंड। याद रखें, एक एक स्टेटमेंट को क्लियर कर लें। चैंपियंस प्रबलता के लिए ये अत्यधिक आवश्यक होगा। तो वो रोजालिंड कह रही है कि ये जो सुंदरता है ना, ये गोल्ड से भी ज्यादा आकर्षित करती है। किसको? चोरों को। तो हमें बड़ा सावधान रहना होगा। हम ये डिसीजन तो ले रहे हैं लेकिन ये डिसीजन जो है ना कहीं उल्टा नहीं पड़ जाए। अब उधर देखिए, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जो निर्वासित ड्यूक हैं, ड्यूक सीनियर हैं, वो उनके साथ में एक पूरी की पूरी टीम है। उनके साथ में टच स्टोन है, जैक्स है, एमीन्स है और उनके कॉर्टियर्स हैं, और वो विभिन्न प्रकार से समस्त आनंदों का लाभ लेते हुए और वहाँ पर एक प्रकार से जो है कोर्ट की सुविधा का आनंद ले रहे हैं। जंगल में है लेकिन सुविधाएं समस्त हैं, लाभ समस्त हैं। तो इसमें वो जो ड्यूक सीनियर हैं वो कहते हैं, स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपदा, परेशानी, आपदा। यानी कि जो परेशानी है, जो आपदा है, जो विपदा है, उसमें भी कुछ लाभ होता है, उसके भी स्वीट जो है मधुरता होती है, उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। तो कहते हैं ना कि ईश्वर ने कुछ परेशानी भेजी है तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ लाभ छुपा होता है। तो उसी प्रकार का ये फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट ड्यूक सीनियर इसके अंतर्गत देते हैं और उसी चीज को व्यक्त करते हैं। अब देखिए, जो एमीन्स है ना, इसके अंतर्गत एक एमीन्स नाम का कैरेक्टर है, बड़ा अच्छा कैरेक्टर है। वो कोर्ट जेस्टर भी है, कोर्ट के अंतर्गत मजाकिया भी है, वो एक प्रकार से फिलोसॉफिकल व्यक्ति भी है। अब वो विभिन्न व्यक्तियों को वहां पे बुला रहा है जो लव
फीलिंग्स रखते हैं, जिनके हृदय में हृदय धड़कता है, वो कहता है कि अंडर द ग्रीनवुड ट्री। अब देखो, अंडर द ग्रीनवुड ट्री जो है ना, ये थॉमस हार्डी का एक नोवेल है। थॉमस हार्डी का एक नोवेल है। तो मैं कह रहा था ना प्रारंभ में आपसे चैंपियंस कि शेक्सपियर की कृति की जो ये पंक्तियां हैं, ये विभिन्न टाइटल्स का, विभिन्न प्रकार के नोवेल्स का, कृतियों का शीर्षक बन गई हैं। तो उसी प्रकार से अंडर द ग्रीनवुड ट्री एक शीर्षक बन गई। अब एमिन्स कहता है कि अंडर द ग्रीनवुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी एंड टर्न हिज मैरी नोट unto the sweet words throat, come hither, come hither, come hither। वो बुलाता है अपने प्रेमी साथियों को। एमिन्स कहता है कि आ जाओ इधर, इस पेड़ के नीचे, इस हरे भरे पेड़ के नीचे आ जाओ मेरे पास में। और जो भी प्रेम करना चाहता है, जो भी प्रेमी है, जो भी अपने गीतों को सुंदर सुंदर गीतों में तब्दील करना चाहता है, जो अपनी कविताओं को सुंदर गीतों में तब्दील करना चाहता है, वो आ जाए मेरे पास, इस पेड़ के नीचे, इस हरी भरी छाया के नीचे वो आ जाए साथियों। तो एमिन्स बुला रहा है, किसको बुला रहा है? प्रेमियों को बुला रहा है। और वह उनसे कहता है कि वो आ जाएं और अपने गीतों को एक प्रकार से पक्षियों के मुख के अंतर्गत जिस प्रकार से मधुर साउंड्स होती हैं, उसी प्रकार से वह अपने गीतों को तब्दील कर लें। एमिन्स बुला रहा है। अब देखें अपन कि जो एक प्रकार की फिलॉसफी यहां पर जैक्स के द्वारा प्रतिपादित की जा रही है, ये जो आपकी पोएम है, ये संसार की श्रेष्ठ कविताओं में से एक मानी जाती है। संसार में कई जगह आपने इसको देखा होगा, जैसे 12th के सिलेबस में ये है, विभिन्न प्रकार के बीए के सिलेबसेस में भी इसको देखा जाता है। तो अक्सर ये ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, हियर मैन एंड वीमन आर मियरली प्लेयर्स। तो यहाँ पर 7 अवस्थाओं का शेक्सपियर चित्रण कर रहे हैं जैक्स के माध्यम से। तो जैक्स जो है ना, वो कहता है कि सारे लोगों का यहाँ पर एग्जिट है, एंट्रेंसेज है, लोग आते हैं यहाँ पर अपनी भूमिका का प्रणयन करते हैं, अदा करते हैं और एक समय के बाद में लौट जाते हैं। तो शेक्सपियर यहाँ पर बाल्यकाल से लेकर के, शैशवावस्था से लेकर के चैंपियंस, अंतिम अवस्था तक, सेंस टीथ, सेंस आइज, सेंस ऑर्गन्स, जो बिना किसी चीज के जब वो अंतिम अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, उस अवस्था का चित्रण इसमें किया गया है। तो इसमें कुछ चीज याद रखनी है, जैसे एक्ट 2 के अंतर्गत ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वीमन मियरली प्लेयर्स, ये किसके द्वारा व्यक्त है? ये जैक्स के द्वारा व्यक्त है। वो लाइफ की फिलॉसफी के बारे में वो यहाँ पे चर्चा करते हैं, यहाँ पर एज यू लाइक इट के अंतर्गत चर्चा करते हैं। तो मोस्टली जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि किसके द्वारा व्यक्त किए गए? जैक्स के द्वारा। और यहाँ पर आपको एक्ट 2 के अंतर्गत ये व्यक्त है। वैसे पोएम के रूप में भी आपको इसको याद रखना है, कई जगह इनका जो है चर्चा होती है। अब देखिए, अब इसके अंतर्गत अपन देखें कि ये एक प्रकार से सॉन्ग आया है एक्ट 2 के अंतर्गत, है ना। अब देखिए, एमिन्स इसको गा रहे हैं, ब्लो 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 दाउ विंटर विंड, दाउ आर नॉट सो अनकाइंड एज मीन्स इन ग्रेटिट्यूड। अब इसमें क्या है? एमिन्स जो है वो याद कर रहा है कि किस प्रकार से ड्यूक फ्रेडरिक ने, जो कि पूरे राज्य को हड़प करके ड्यूक सीनियर को वहां से निकाल दिया है, अपने राज्य से निर्वासित कर दिया है। तो वो जो हवा बह रही है ना, उस हवा से निवेदन कर रहा है कि तुम हवा और तीव्रता के साथ में बहो, क्योंकि तुम उतनी कृतज्ञ नहीं हो सकती जितना आदमी है। जिस प्रकार से आदमी है, आदमी बहुत ज्यादा कृतज्ञ है, उसमें कृतज्ञता का भाव नहीं होता। कौन कह रहा है? एमिन्स कह रहा है। कौन से एक्ट के अंतर्गत? एक्ट 2 के अंतर्गत कह रहा है। तो ये आदमी की कृतज्ञता के ऊपर कह रहा है कि किस प्रकार से आदमी कृतज्ञ हो जाता है, और इसमें वो अपनी फिलॉसफी को व्यक्त करता है। और फिर आगे अपन देखें तो देखिए, बड़ी शानदार ये एक पंक्ति आ रही है, ओ वंडरफुल वंडरफुल एंड मोस्ट वंडरफुल वंडरफुल एंड येट अगेन वंडरफुल एंड आफ्टर दैट आउट ऑफ ऑल हूपिंग। देखिए क्या होता है वहां पर जंगल में। आप देख रहे हैं कि जो रोजालैंड है वो गैनीमीड के रूप में, और सीलिया जो है वो एलिना के रूप में वहां पे पहुंच चुके हैं। और फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में वो एक जो है वहां पे आप देखेंगे कि जो है एक तरह से वहां पे कुटिया में वो रह रहे हैं। अब देखेंगे वहां पर आप जो दृश्य है, वहां पर ओरलैंडो जो है अपनी पोइम्स जो है, लव पोइम्स जो हैं, उनको लिख रहा है पेड़ों पर, पत्तियों पर। तो वहां पर एक शानदार दृश्य जो है ओकेरा है,
विलियम शेक्सपियर ने, जिस प्रकार से आप देखेंगे यश चोपड़ा की मूवीज में आपको देखने को मिलता है, वो दृश्य जो है शेक्सपियर लेकर के आए हैं। अब वो जो दृश्य वहां पर लेकर के आए हैं, तो उसमें जो रोजालिंड है वो पूछ रही है सीलिया से, रोजालिंड यानी कि गैनीमीड, गैनीमीड किसके बेस में है? पुरुष के बेस में है। और एलिना किसके बेस में है? एलिना जो है एक महिला के बेस में है। तो जो गैनीमीड है यानी कि रोजालिंड है, वो पूछ रही है, बेसिकली तो वो महिला ही है, तो वो पूछ रही है कि पंक्तियां कौन लिख रहा है। तो जो सीलिया है, जो एलिना है, वो जवाब नहीं दे रही है, वो जवाब नहीं दे रही है। वो तो कहती है कि अरे ये तो पंक्तियां वंडरफुल हैं, वंडरफुल हैं, है ना, और वास्तव में बड़ी शानदार पंक्तियां हैं, लेकिन वो ओरलैंडो का नाम नहीं ले रही है। वो ओरलैंडो को जानती है कि पंक्तियां ओरलैंडो ही लिख रहा है, लेकिन वो जवाब नहीं दे रही है। सीलिया यहाँ पे जवाब नहीं दे रही है, और उस जवाब की प्रतीक्षा कर रही है कौन? रोजालिंड, गैनीमीड के रूप में। लेकिन वो कहती है कि ये तो बड़ी शानदार और शानदार और शानदार और आश्चर्यजनक पंक्तियां हैं, लेकिन वो बता नहीं रही है। अब उसके बाद में जो रोजालिंड है गैनीमीड के रूप में बड़ी उद्विग्न हो जाती है, बड़ी परेशान हो जाती है, और फिर वो डिमांड करती है कि मुझे एक शब्द में उत्तर चाहिए, मुझे एक शब्द में उत्तर चाहिए चैंपियंस, कि वो कौन है जो इनको लिख रहा है। तो वो कहती है कि आंसर मी इन वन वर्ड। कौन? रोजालिंड कहती है गैनीमीड के रूप में। किससे? सीलिया से, अर्थात एलिना से कहती है कि मुझे एक शब्द के अंतर्गत उत्तर चाहिए, है ना। तो वो उसकी जो है जो एक तरह से उसका व्याकुलता है वो बढ़ जाती है, और उसी के लिए जो है वो, अब देखिए जब ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, तो ओरलैंडो उससे प्रणय निवेदन करता है रोजालिंड से, और वो कहता है कि यू विल ऑलवेज बी हैप्पी विथ मी, और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा। तो जब इसमें फॉरएवर शब्द का प्रयोग ओरलैंडो करता है ना, तो फिर रोजालिंड उसको ऑब्जेक्ट करती है, उस पर आपत्ति कहती है कि फॉरएवर जैसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में जो मेल्स हैं ना वो अलग होते हैं, और फिर थोड़े समय बाद में वो अलग हो जाते हैं, और महिलाएं भी स्टार्टिंग में अलग होती हैं, फिर थोड़े समय बाद में भी उनका जो है जो सीन है, जो उनका लाइफ स्टाइल है, या उनकी जो साइकी है, उनकी माइंड सेट है, उसमें परिवर्तन हो जाते हैं चैंपियंस। तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये, जो पूछा भी जा सकता है आपको। मेन आर अप्रैल व्हेन दे बू, अप्रैल व्हेन दे बू, बू मींस लव, जब वो प्रणय निवेदन करते हैं तो वो अप्रैल होते हैं। दिसंबर व्हेन दे बेड, और दिसंबर हो जाते हैं वो व्हेन दे बेड, जब उनकी शादी हो जाती है ना। मेड्स आर मे व्हेन दे आर मेड्स, है ना। अब जो मेड्स है ना वो मे की तरह होती हैं जब वो मेड होती हैं, जब वो युवतियां होती हैं। बट स्काई चेंजेस व्हेन दे आर वाइव्स, लेकिन जब सब कुछ बदल जाता है जब वो पत्नियां हो जाती हैं। तो दिस इज द फिलोसॉफी। अब देखो कुछ आपको समझा देता हूं। ये यहाँ पे इंग्लिश कल्चर में क्या है, गर्मी का जो मौसम होता है, बड़ा बसंत का मौसम होता है, वो आकर्षक मौसम होता है। आपने देखा होगा विलियम शेक्सपियर अपने मित्र की तुलना करते हैं, शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, यानी कि गर्मी जो है वो आकर्षण का प्रतीक है, वो सुहावनेपन का प्रतीक है, वो एक प्रकार से यूथनेस का प्रतीक है, वो एनर्जी का प्रतीक है, ऑप्टिमिज्म का प्रतीक है। तो जो मेन होते हैं ना वो अप्रैल की तरह दिखते हैं जब वो प्रेम में होते हैं, जब वो प्रेम करते हैं तो वो अप्रैल की तरह चमकीले, आकर्षक और सकारात्मक होते हैं। लेकिन वो बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं दिसंबर की तरह जब वो शादी कर लेते हैं। उसी प्रकार से महिलाएं जो हैं वो मई की तरह चमकीली, आकर्षक और ऑप्टिमिस्टिक और एक तरह से शार्प होती हैं मई की तरह जब वो जो मेड्स होती हैं, युवतियां होती हैं। लेकिन जैसे ही वो शादी कर लेती हैं तो स्काई बदल जाता है। तो वो कहती है कि फॉरएवर जैसी कोई चीज नहीं है इसके अंतर्गत, है ना। आप फॉरएवर की बात मत करिए, क्योंकि समय बदलता रहता है, चीजें बदलती हैं, है ना। और फिर वो आगे जो है रोजालिंड जो है चर्चा कर रही है अपनी सिस्टर एलिना के रूप में जो है सीलिया, और उधर जो ओरलैंडो का भाई है ओलिवर, उन दोनों के बीच की जो प्रेम की चर्चा है रोजालिंड ओरलैंडो को बता रही है। कैसे बता रही है देखिए, बड़ी अच्छी कोटेशन है। योर ब्रदर एंड माई सिस्टर नो सूनर मेट बट दे लुक्ड, नो सूनर लुक्ड बट दे लव्ड, नो सूनर loved but they sighed, no sooner sighed but they asked one another the reason, no sooner knew the reason but they sought the remedy। तो इसमें रोजालिंड जो है किससे कह रही है? ओरलैंडो से। किसके बारे में कह रही है? ओलिवर और सीलिया के बारे में कह रही है। कैसे? कि तुम्हारे भाई और मेरी बहन ने
जैसे ही वो एक दूसरे से मिले उन्होंने एक दूसरे को देखा, उन्होंने एक दूसरे को देखा ही नहीं, वो प्यार भी करने लगे। उन्होंने जैसे ही देखा वो प्यार करने लगे, जैसे ही वो प्यार करने लगे वो आहें भरने लगे, जैसे ही वो आहें भरने लगे उन्होंने एक दूसरे से इसका कारण पूछा। उन्होंने एक दूसरे का कारण वो पूछ पाते उससे पहले उन्होंने उसका इलाज ढूंढ लिया। तो एक्ट 5 में ये आ रही है और ये बड़ा शेक्सपियर के शब्दों का संजाल देखिए आप, यही शेक्सपियर है। जो एज यू लाइक इट की एपिलॉग है, यानी कि जिसको अपन उपसंहार कहते हैं, वो रोजालिंड व्यक्त करती है। रोजालिंड कब व्यक्त करती हैं? तो आप देखेंगे कि जब 4 शादियां इसमें हो जाती हैं, मुख्य रूप से जो शादियां किसकी हैं? रोजालिंड की ओरलैंडो के साथ में, रोजालिंड की ओरलैंडो के साथ में, इधर सीलिया की आप देखेंगे ओलिवर के साथ में शादी हो जाती है, इधर ऑड्रे की किसके साथ में हो जाती है? टचस्टोन के साथ में हो जाती है, और इसमें फीबे की साथी हो जाती है सिल्वियस के साथ में। तो ये जो 4 शादियां इस एज यू लाइक इट के अंत में जब 4 शादियां हो जाती हैं, तब जो है रोजालिंड एपीलॉग का प्रणयन करती हैं और एपीलॉग का पाठ करती हैं कि गुड वाइन नीड्स नो बुश। इसमें से भी प्रश्न आ सकता है, गुड वाइन नीड्स नो बुश का मतलब होता है कि एक अच्छी शराब को किसी एडवर्टीजमेंट की आवश्यकता नहीं होती, उसको किसी विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात शेक्सपियर कहना चाहते हैं कि एज यू लाइक इट जैसा ड्रामा ऑटोमेटिक पॉपुलर होता है। तो ये जो पंक्तियां थी, ये प्लॉट, कैरेक्टर्स और क्वेश्चंस सबको आपको समझने में मदद करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।